नया चैप्टर है, ठीक है ना, जो पुराने हिसाब किताब है उसको भूल जाना, नया चैप्टर है, नई अंडरस्टैंडिंग से इसको समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज, थोड़ा बहुत इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ सीक्वेंस? सीक्वेंस एक तरीके का फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? एक तरीके का फंक्शन है जिसके इनपुट क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे इसके इनपुट? नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स इनपुट का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और जो मैपिंग की जाती है, तो जो रेंज ऑफ द टर्म्स है, जो आउटपुट है, ठीक है, वो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहलाते हैं, ठीक है। इनपुट नेचुरल नंबर, आउटपुट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब आउटपुट अगर रियल नंबर्स है तो रियल सीक्वेंस कहलाती है, और अगर आउटपुट के अंदर इमेजिनरी नंबर्स भी है तो वो कॉम्प्लेक्स सीरीज या सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है ना। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इट? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और वो सीक्वेंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसकी जो टर्म्स होती है, ठीक है ना, जैसे एक सीक्वेंस मैंने लिख दी, मान लो 1 5 9 13 20 25 35, ऐसे कुछ रैंडम मैंने नंबर्स लिख दिए विदाउट एनी रिलेशन। तो ये 1 5 9 13, ये क्या मैपिंग हुई है ना भाई? फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, सेकेंड टर्म इसका 9 है, थर्ड टर्म इसका, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 13 है। तो 1 2 3 4 तो इसके इनपुट है, जो नंबर ऑफ टर्म बताते हैं कि भाई कौन से नंबर का टर्म है। और ये जिसके साथ मैपिंग हुई है, ये हम बोल सकते हैं रेंज है इसका, है ना। ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं सीक्वेंस। ओके सर वो 17 नहीं आएगा उधर? वही मैं बताऊँ, सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स व्हिच नीड नॉट टू हैव एक्सप्लिसिट वे ऑफ डिफाइनिंग इट। मैंने ऐसे एक्सप्लिसिट वे ऑफ डिफाइनिंग इट मतलब कुछ तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई 2n+1 के फॉर्म में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इट्स एनी रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट इज गिवन टू यू। ओके, तो फिर प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन एक ऐसा पैटर्न ऑफ नंबर्स होता है जिसका कुछ फिक्स वे हो, या जिसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया जा सके, उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लिख लो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न और आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय सम सर ये फॉर्मूला। वो पीछे वाला लिखना था वो 3 सिर्फ पॉइंट। जानकारी के लिए, कोई एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है, तुम्हारे नॉलेज के लिए होना चाहिए। जब चैप्टर का नाम लिखते हैं ना, तो सीक्वेंस लिख दो किसको बोलते हैं। प्रोग्रेशन कहीं पे देखोगे तो प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, वो लिख लो सिर्फ। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसको कोई रूल या किसी लॉ के थ्रू डिफाइन किया जाए, ठीक है ना। तो एक एक बार फिर सीक्वेंस से में एक करो। स्पेशल कैटेगरी होती है प्रोग्रेशन, ठीक है। यस सर वो सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख देने दो एक बार पीछे। लिख लो। मतलब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में यही फर्क है कि प्रोग्रेशन वो नहीं होता, मतलब सीक्वेंस एक हर जरूरी प्रोग्रेशन पैटर्न। सीक्वेंस है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे पैरेललोग्राम हाँ होता है ना, उसमें स्पेशल टाइप होता है रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर रुको, लिखो बेटा। अभी ज्वाइन हुआ मैं। हाँ हाँ बेटा लिखो। सर तो सीक्वेंस ऐसी हो सकती है 1 5 13 9 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ऑर्डर, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। सर सीक्वेंस मतलब वो मतलब नेगेटिव और जीरो को क्यों नहीं लेते? नेगेटिव टर्म माइनस थर्ड टर्म हो सकती है क्या बेटा? अच्छा मतलब वो मतलब एक यूई पैटर्न में मतलब वो आगे ही जाता है बेटा सर। ये जो नेचुरल नंबर्स है वो नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है भाई। फोर्थ, 4 इज नथिंग बट अ नेचुरल नंबर, मतलब फोर्थ टर्म। ये जो इनपुट है 1 2 3 4 5, मैपिंग होगी ना कभी ऐसे 1 हाँ 2 3 4 5, तो ये क्या डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है भाई, कौन से नंबर का अच्छा टर्म है। यहाँ पे सीक्वेंस आती है, दिस इज सीक्वेंस। इसमें -5 ही हो सकता है, तो भाई 4 अगर -5 से मैप्ड है तो फोर्थ टर्म इज -5। ओके यस सर। ये एक मैपिंग है, सीक्वेंस एक मैपिंग है। चलिए चलते हैं आगे, फटाफट चलो, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हो, जैसे फर्स्ट टर्म को 1 डिफाइन कर दिया, सेकंड टर्म को 2 डिफाइन कर दिया, और जो उसके आगे की टर्म्स होगी वो इस रिलेशन को फॉलो करेगी। तो इनकी जगह अगर मैंने 1 रखा तो T3 हो जाएगा T1 + T2, जो कि 3 होगा। फिर T4 हो जाएगा T2 + T3, तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये 8 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एक पैटर्न ऑफ नंबर्स बन रहा है। सर सर वो रेंज तो वही है ना, A1 A2 A3।
Yes, A1, A2, A3 as the number of terms. Okay, A1 is the first term, A2 is the second term, A3 is the third term, है ना? हाँ सर. सही, तो एक एग्जांपल ही दिया है ना आपने. बिल्कुल. यस हसन, फेबोनाची सीरीज. बिल्कुल ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. फेबोनाची में सिर्फ डिफरेंस ये होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों 1 होता है उसका. ठीक है. चलिए तो पढ़ेंगे हम. नहीं, कोई काम का नहीं है वो, अभी हमारे काम का कोई नहीं है. मैंने टॉक अबाउट IIT है, वो काम की चीज़ नहीं है. चलिए जैसे एग्जांपल लिया हुआ है बहुत छोटा सा, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो A1 क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए. A1 हो जाएगा 1/2, A2 आ जाएगा 2/5, A3 आ जाएगा 3/10, है ना? ओके चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. जैसे f ऑफ n दिया हुआ है, ठीक है ना? राइट द सीक्वेंस इन द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. अगर इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 1 का मैपिंग किसके साथ हुआ है? 1/2 + 1 3, 9 हो जाएगा. अच्छा यस 2/2, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25. 3 अगर बोलेंगे तो 3/7 का स्क्वायर 49. सही है ना? सारे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी हमने लिख दिए. सर तो हम इसका मान लो हमने ऐसा किया कि -n/2n + 1 का होल स्क्वायर, तो रेंज तो सर नेगेटिव हो ही सकती है ना? मैंने कब बोला नेगेटिव नहीं हो सकती? ऐसा कहीं लिखा कि हमने नेगेटिव नहीं हो सकती? सर तो अच्छा ओके, ओ सिर्फ डोमेन. चलिए लेट्स फर्दर मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन नाउ. टाइप ऑफ सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस के क्या क्या तरीके होते हैं? 2 तरीके की सीक्वेंस होती है. एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस. लिख लो सिद्धू, जल्दी जल्दी लिखो. सर हो गया. नेक्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस की बात करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सीक्वेंसेस. वन इज द फाइनाइट सीक्वेंस. -1 -2 क्यों लिखा था? नहीं, उसने बोला सर अगर सीरीज को मैं ये वाली बोल अच्छा दूं -n/. मैंने कहा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 टाइप की सीक्वेंस है. फाइनाइट सीक्वेंस जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है. नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं. अब सीरीज क्या होता है? सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ अ गिवन प्रोग्रेशन और अ सीक्वेंस. ठीक है ना? किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे सम निकालना है तो वो सीरीज कहलाता है. सो 2 4 6 8 10 ये नंबर्स अप टू 100 है, मान लो ये एक सीक्वेंस है. इनका अगर सम निकालना है तो वो एक सीरीज कहलाएगी. सम ऑफ दिस नंबर इज अ सीरीज. हम बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज. ओके नेक्स्ट मतलब सम ऑफ अ सीक्वेंस को हम सीरीज बोलते हैं. तो कभी अगर हमें सम निकालना होगा तो हम सीरीज के बारे में बोलेंगे कि फाइंड आउट सम ऑफ द सीरीज. ठीक है. तो फाइंड सीरीज इतना नहीं बोलेगे? नहीं, फाइंड द सीरीज नहीं बोलेंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. अच्छा तो सीरीज पहले से ही सम है तो सम ऑफ सीरीज. भाई आपको ऐसे इंग्लिश दिखेगा है वो तो. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज मतलब का यही है हमारा कहने का मतलब कि भाई एक सीक्वेंस दिया हुआ है मेरे पास. ठीक है ना? तो सीरीज का यूजेज हम तब करते हैं जब हमें सम के बारे में कुछ जानकारी देनी हो या सम के बारे में कुछ डिस्कस करना हो. अभी अगर लिखा हो फाइंड द सीरीज तो तुम सम निकाल लेना, है ना? इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे अपन, मैथ्स पढ़ रहे. ठीक है, तो बाकी तुम लोग निकाल लेना. चले आगे. ठीक है ना? फाइंड द सीरीज बोला मतलब सम निकाल लेना. ठीक है. चलो अब आगे आ जाओ. T1 T2 T3 Tn तक आपको दिया हुआ है विच डिनोट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो हम बोलते हैं Sn इज इक्वल्स टू T1 + T2 से लेकर Tn तक, वेयर Sn डिनोट द सम ऑफ द गिवन सीरीज. ठीक है. तो यहाँ से हमें रिलेशन ये पता चलता है कि अगर मैं Sn - Sn - 1 करूँ तो मुझे nth टर्म मिलता है. क्या मिलता है? nth टर्म मिलता है. ठीक है ना? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, S2 - S1 अगर मैं करूँगा तो मुझे डेफिनेटली T2 मिलेगा. सिमिलरली अगर मैं S10 - S9 करूँगा तो मुझे T10 मिलेगा. ठीक है ना? सम ऑफ द 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स गिव मी द 10th टर्म. ठीक है. ओके एक सेकंड. चलिए
let's further move on. Find sum of n terms of a series. Sum of n terms of the series is this. Then find its seventh term. आपको सेवेंथ टर्म ढूंढना है. Sn दिया हुआ है, ठीक है ना. तो Sn अगर दिया हुआ है तो सेवेंथ टर्म कैसे ढूंढोगे आप? S7 माइनस S6 सेवेंथ टर्म ढूंढना है. तो S7 2 7 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7, दिस विल गिव यू सम ऑफ 7 टर्म्स. S6 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6. तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम? S7 माइनस S6 कर लेंगे तो हमें T7 आ जाएगा. बोल सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 5 टाइम्स 7 माइनस 6 31. है ना. Yes sir. इजी. Yes sir. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. अब यही सीरीज को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? समेशन को अंडरस्टैंड करना है कि लिखा कैसे जाता है. तो हमेशा होता क्या है? आर की Sir. वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट होगी इसके में सबसे पहले. तो लिखा जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म. फिर समेशन में क्या होता है? चेक होता है कि भैया क्या 1 n से छोटा है? हाँ छोटा है. फिर प्रोग्राम, फिर सीरीज आगे बढ़ेगी. फिर आर की वैल्यू बढ़ जाती है तो आर की वैल्यू अब 2 सब्स्टिट्यूट होगी तो होगा 2 स्क्वायर प्लस 2. फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2. फिर आगे आ जाएगा लास्ट टर्म तक जाएगा n स्क्वायर प्लस 2. इज इट क्लियर? तो हमें ये दोनों कन्वर्जन आना चाहिए. अगर ये सीरीज सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू समेशन का फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म में है तो आपको समेशन में आना चाहिए, और समेशन है तो आपको एक्सपैंडेड पता चलना चाहिए क्या लिखा हुआ है. सर पिछले क्वेश्चन का आंसर 31 था. 31. हाँ. इज इट क्लियर? चलें आगे. नेक्स्ट, सिमिलरली ये सीरीज लिखी हुई है हमारे पास 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/5 प्लस 4/6 अप टू n टर्म्स. तो अगर मुझे इसे समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो समेशन के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? समेशन r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके लेट्स से n टर्म्स बोल रहा है तो n तक r/r+2. इज इट R. क्लियर? Yes. नोट कर लो. सर कहीं कहीं वो ऐसा लिखा रहता है कि ऊपर भी वो n डायरेक्ट लिखा है ना तो r इज इक्वल टू n. तो मतलब स्कूल में क्या लिखा? उस सिग्मा के ऊपर. ठीक है, उसने ऐसा लिखा r इज इक्वल टू n. सर वो तो उसने स्पेसिफाई कर दिया ना. नहीं लिखने कोई अच्छा, मतलब नहीं, हाँ, तो ज्यादा वही. डेटा हो गया. इतना हाँ. ही काफी. r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक ऊपर वही लिखना होता है, क्योंकि वेरिएबल एक ही हो सकता है ना, दो वेरिएबल अंदर नहीं डाल सकते ना आप. ठीक है. चलिए लेट्स नाउ अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन. समेशन की प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करते हैं कि समेशन को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर दो सीरीज आपके पास दी हुई है, एक एफ ऑफ आर एक सीरीज है, जी ऑफ आर एक अलग सीरीज है, और उनके दोनों का समेशन अगर हमें करना है तो हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर समेशन लगा सकते हैं. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसी को लिखा समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ ऑफ आर जी ऑफ आर. तो वैसे अगर मैं इसको समझूं एक्सपैंडेड फॉर्म में तो लिखा होगा f1 प्लस g1 पहले प्लस f of 2 प्लस g of 2 नेक्स्ट goes on till f of n प्लस g of n. इज इट क्लियर? ठीक है. सिमिलरली अब मैं अगर चाहूँ तो f1 को क्लब कर लूँ, f2 क्लब कर लूँ, fn क्लब कर लूँ, तो सारे एक साथ क्लब कर देता हूँ fr और लिख देता हूँ समेशन r इक्वल टू 1 से n तक. फिर इन सबको अलग से क्लब करता हूँ तो ये लिखे जाएंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक g ऑफ r. क्या क्लियर है? मतलब दो सीरीज हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग समेशन ब्रेक कर सकते हो इफ दे आर इन समेशन, अगर एडिशन में है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट स्टडी कर दें. सेकंड पॉइंट क्या होता है? समेशन ऑफ k इंटू एफ आर. अंडरस्टैंड करो r की वैल्यू ही वेरिएबल है, ध्यान रखना. r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है. r वेरिएबल है और r की वैल्यू 1 से n तक है.
तो कांस्टेंट जब भी अगर समेशन के अंदर होता है तो वो कांस्टेंट हम खींच के बाहर लेके आ सकते हैं समेशन के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं इस सीरीज को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको। लेट्स राइट दैट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। समेशन के एफ आर लिखा है, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके एन तक। अगर हम थोड़ा सा समझे इसको तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है के एफ ऑफ 1, के एफ ऑफ 2, के एफ ऑफ 3, के एफ ऑफ एन। तो अगर मैं इन सब में से के बाहर निकाल लेता हूँ, बचेगा क्या, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एन। ओके, तो ये वही लिखा है समेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आर। समझ आ गया आपको? इजी, नोट कर लो। तो जब भी कोई कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर आ सकता है। नेक्स्ट, किसी कांस्टेंट का अगर समेशन दिया हुआ है आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब क्या, ये क्या लिखा हुआ है कि एक बार, कि दो बार, तीन बार, कितनी बार के लिखा है, n बार के लिखा है, n टाइम्स। के के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे वन होगा ना, वन होगा। अरे समेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n 2, ठीक है। पर सर आर क्या है इसमें? अरे आर नहीं है तो आर की वैल्यू 1 रखूंगा पहले, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर 2 रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 रखूंगा, कोई नहीं। फिर 4 रखूंगा, कोई नहीं। कितनी बार हो गया, n बार हो गया ना। समझ सर, मतलब वो आर वो वेरिएबल है, वो उतनी बार वो करता है जैसे हाँ, इधर मान लो ना आर की पावर 0 लिखा है, हाँ 1 की समझ पावर 0, गया। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, तो साला लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये n टाइम्स लिखा जाएगा, तो वही लिखा है n के n। नेक्स्ट, ध्यान से देखना एक चीज और। सर उसका एग्जांपल वापस एक बार लिखो ना। ये लिखा है देखो, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके n तक 2, या उसको बोल दो 2 आर की पावर 0। चले आगे, लेट्स टेक नेक्स्ट। देखो कभी अगर समेशन ऑफ कांस्टेंट प्लस सम फंक्शन लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्लस सम सीरीज, वैसे कुछ ऐसा लिखा है, समेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक 2 प्लस एफ ऑफ आर लिखा है। तो ये एक्चुअली खोलेगा कैसे, 2 प्लस एफ ऑफ 1, 2 प्लस एफ ऑफ 2, 2 प्लस एफ ऑफ 3, एंड इट गोज ऑन। और मैं माइंड 2 प्लस एफ ऑफ n, इसको लिखा जा सकता है समेशन जब ब्रेक होगा तो कैसे होगा, ब्रेक 2 पे होगा, ब्रेक एफ ऑफ आर पे होगा, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से n। तो लिखा गया 2n प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ आर। तो पहले जैसा ही है ना सर? ठीक है ना, यस। बच्चे क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, प्लस समेशन में एफ आर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता, 2n लगेगा बाहर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देखो, समेशन ऑफ k प्लस एफ आर इज नॉट इक्वल टू k प्लस समेशन एफ आर, इट इज समेशन k प्लस समेशन एफ आर, दिस विल बी nk। सर पर समेशन ऑफ कांस्टेंट एक टाइम के दौरान कांस्टेंट ही होगा ना? अच्छा, अभी तो बताया मैंने तुमको, एग्जांपल देके तो तीसरी दिखाया। प्रॉपर्टी। ये देखो ना, अभी तो बताया था। मान लो 2 लिखा है, समेशन आर इक्वल टू 1 से n तक, समझ सकते हैं आर की पावर 0 है पीछे, हाँ। तो क्या हो जाएगा, 2 1 की पावर 0, 2 2 की पावर 0, 2 3 की पावर 0, 2 4 की पावर 0, 2 5 की पावर 0, ठीक है ना। अच्छा, यस, के तक। सर पर इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ, फिर सब 1 1 1 आ जाएगा ना n बार, तो n आ जाएगा। यस सर, यस सर। 2 कॉमन निकाल लिया, बिल्कुल सही आदम, 2 बाहर निकाल लिया, तो फिर 1 1 1 बचेगा ना n बार, n आ जाएगा, हाँ 2n आ जाएगा, वही बोल रहे हैं हम n के। नेक्स्ट, जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे समेशन लगाया, तो आप इंडिविजुअल पे समेशन नहीं लगा सकते और प्रोडक्ट करना हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, देखो मान लो इसको लिखा है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 प्लस
एफ ऑफ 3 जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 जी ऑफ 4, ऐसे लिखा गया ना। और अगर राइट हैंड साइड देखो आप ये वाली टर्म्स, तो ये क्या लिखा गया पता है? ये लिखा गया है F1 F2, तो समेशन है, ये खुद में खुलेगा पूरा, F3 FR Fn तक जाएगा। फिर दूसरा लिखेगा G1 G2 प्लस G। गॉट माय पॉइंट? तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना, ठीक है? इज इट क्लियर? तो समेशन कभी प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं होता है, समेशन हमेशा सम में ब्रेक होता है, सम पे ब्रेक होता है। ए प्लस बी पे है तो दोनों सीरीज का अलग अलग समेशन करेंगे, लेकिन ए इंटू बी है तो समेशन ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या बोलती है? अगर आप ए से बी समेशन कर रहे हो एफ ऑफ आर का, दैट विल बी सेम एज समेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। ए प्लस बी माइनस आर का मतलब क्या है? लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस ऑफ आर, ये दोनों बराबर होता है। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे होता है। आप सब्स्टिट्यूशन शुरू करो, इसमें ए से सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, एफ ऑफ ए होगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म ए प्लस वन होगी तो एफ ऑफ ए प्लस वन, नेक्स्ट टर्म एफ ऑफ ए प्लस टू, ऐसे चलता हुआ जाएगा। कहाँ तक गया? लास्ट टर्म एफ ऑफ बी है, तो उससे पहले का टर्म क्या रहा होगा? बी माइनस वन रहा होगा, है ना? अब यही सीरीज को मैं लिखता हूँ, अब इसको लिखता हूँ, देखो शुरू करेंगे ए से, तो ए प्लस बी माइनस ए कट गया, एफ ऑफ बी आ गया, फिर ए प्लस वन आया, तो ए प्लस वन में क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए माइनस वन, तो बी माइनस वन आ जाएगा। ऐसे चलते हुए अपन जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा? बी माइनस वन आएगा, तो ए प्लस बी माइनस वन, तो एफ ऑफ ए माइनस वन ए आ गया सर, ए बी माइनस वन है तो ए प्लस वन आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस बी, तो आपके पास ए आ जाएगा। तो ये सीरीज और ये सीरीज बिल्कुल सेम लिखी हुई है, ऑर्डर देख लो सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है? सर तो हम ये समेशन का साइन काट सकते हैं डायरेक्ट, दो अगर इक्वालिटी हो तो। सर हमने सेम तरह से ही लास्ट ईयर एपी में किया था ना। मैं समझा नहीं, कैसे किया था लास्ट टाइम? सर एपी में भी ऐसा एक डेरिवेशन था, मतलब उसमें स्टार्टिंग में समेशन से स्टार्ट किया था एंड टर्म तक, और फिर एंड टर्म से वापस स्टार्टिंग तक आए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं, किया होगा, ठीक है। अभी मेन सर जो पर्पस है हमारा ये है कि अगर समेशन को हम यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, कि इसके थ्रू कुछ हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या पता फंक्शन को आंसर दे पाए। लेट्स टेक अ क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ, ठीक है? सर एक मिनट। यस बेटा। हाँ सर। ओके, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। समेशन आर इक्वल टू 0 से लेके 9 तक आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। सीरीज अगर थोड़ा अंडरस्टैंड करो क्या लिखी है, 0 1 रखेंगे तो 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 2 की अगर बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 3 की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, गोज ऑन टिल 8 रखते हैं तो 8 का स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 9 रखेंगे तो 9 स्क्वायर बाय अगेन देखो 9 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, है ना? रिटर्न 1 है। ठीक है, तो ये 0 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करो। ये तो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, हसन का आंसर आ गया मेरे पास। देखो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा करना नहीं आपको। क्या हो रहा है, 8th टर्म और फर्स्ट टर्म अगर आप एलसीएम लेते हो तो मिलके 1 बन रहा है, सेकेंड और 7th मिलके 1 बनेगा, थर्ड और 6th मिलके 1 बनेगा, 4th 5th मिलके 1 बनेगा, और लास्ट टर्म तो 1 है ही,
फर्स्ट और लास्ट, टोटल आंसर 5 आ जाएगा। सही है। और R5 वाला, R इक्वल टू 5 वाला, हाँ हो गया ना, सब हो वो गया। 4 के साथ 1 का 8, 2 का 7, 3 का अच्छा 6, हाँ हाँ 4 का 5, 0 का 9। ओके, अगर इसको हमें उसी सर मेथड भाई से एट्थ का नहीं खोलते तो पता कैसे चलता? वही बता रहा हूँ। देखो वो कह रहा है, ये जो टर्म बन रही है ये a प्लस बी माइनस आर का टर्म बन रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके 9 तक a प्लस बी माइनस आर, तो 9 माइनस आर का होल स्क्वायर लिखा है, 9 माइनस आर का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस आर स्क्वायर लिखा है। यस, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, दोनों को ऐड कर दो। 2s आपका समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके 9 तक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। ये दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो एलसीएम होके न्यूमरेटर्स कट जाएगा, फिर 10 बार आ गया, s5 आ जाएगा। वाह सही है ना। तो वापस ये बताओ क्या क्या किया? किया जो मतलब वो इसको भी सेकेंड। s बोलते हैं हम, इसको भी s बोलते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। 2s कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कट गया ना, 1 हो गया। समेशन 1 हो गया, समेशन आर इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक 1 हो गया। तो कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है ना, 10 आ रहा है। तो ये लिखा क्या आपने दूसरा? क्या दूसरा? ये फॉर्म पर लिखा ना ऐसे बेटा, अभी दोनों लिखा है। अलग को ऐड कर एफ सकते आर हैं? को लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। अच्छा हाँ हाँ समेशन तो बेटा बताया ना अभी तुमको, समेशन कैसे लिखते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं वापस से। मतलब ऐसे दो अलग समेशन को ऐड करे तो? अरे पढ़ा है ना, पहली प्रॉपर्टी तो बताई आपको मैंने, हाँ हाँ समेशन हाँ प्लस सर वो समेशन। आपका सॉल्यूशन बताओ जो दूसरी में था। ठीक है ना, सोल्यूशन किसका बताओ, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। समझ आ रहा है सबको क्या बताना चाह रहे हैं? सर इस यस वाले में सर। आपने किसको रिप्लेस किया, वो a माइनस a प्लस बी माइनस आर से? आर को रिप्लेस आर करते को, अच्छा ए हाँ। प्लस बी माइनस आर से, हम्म, आर को रिप्लेस करते हैं ए प्लस बी माइनस आर से। ठीक है, ओके चलें आगे। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। समेशन r इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 s ऑफ आर एक्स कॉस ऑफ n माइनस आर एक्स। सर ये ट्रिगो क्यों घुसेड़ देते सब जगह? क्या पूछा है? ट्रिगो क्यों मतलब यूज कर देते हैं सब जगह ऐसे? करेंगे ना, अभी तो शुरुआत किया बेटा आपने, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, इसके लिए तो ट्रिगो सबसे पहले पढ़ाते हैं। जो ऑर्डर में आपको पढ़ाया जा रहा है वो ऑर्डर का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। उन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए तो पहले पढ़ा दिया आपको मैंने। यस सर अब तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो पूरा एक एक करके खोलना पड़ेगा। अच्छा देखो कैसे करेंगे, गिव अ ट्राई। सर एक हाँ मिनट। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड। Okay.
सिर्फ जो सेकंड टर्म है ना वो लास्ट टर्म का ऑपोजिट ही है पूरा। फिर क्या करना? बताओ क्या करेंगे? ये उससे ट्राई कर रहा हूँ सर, वो सिक्स्थ प्रॉपर्टी से। हाँ सर, उससे तो पता ही नहीं अलग ही आ रहा है पूरा। तो मतलब कुछ छोटी गलती कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, इसलिए पैटर्न नहीं बन रहा। देखो बताओ पैटर्न, देखो चलो। सर मतलब जो r इक्वल टू 0 थर्ड डालो का पहले। देखो क्या बन रहा है, साइन 0 0 cos ऑफ nx nx cos nx प्लस साइन x cos n minus 1x, cos n cos minus n 1 minus 1 x x है ना? हाँ चलता वो जाएगा। sin लास्ट 2 टर्म क्या रहा है? x। साइन n minus 1x। सर आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज cos कट रहा है x क्या? cos x और 0 नहीं हाँ cos 0 cos x आएगा ना cos x सर cos 0 बेटा। n माइनस r की वैल्यू n minus 1 डालेंगे ना, तो n minus n plus 9 1। minus 1 यस। और अगर nth टर्म होती तो क्या होता? cos of 0 तो 1 तो sin sin of n nx हाँ और sin cos nx 0 sin cos 0, nx। sin nx cos 0 है ना? ओके सर आपका आवाज कट रहा है या मेरा नेट नहीं है? हाँ मेरे में भी कट रहा है। हाँ सर। मेरी आवाज कट सर रही है? आपका आवाज कट रहा है। हाँ सर, आपका आवाज कट रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा ढंग से। रुको। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर। यस अब ध्यान से देखो, अगर मैं पहली टर्म को निग्लेक्ट करूं, हाँ सर। पैटर्न तो बन ही नहीं रही ना। पहली टर्म तो अलग है, दूसरे से पैटर्न बन रही है। देख पा रहे हो ना आप? दूसरी और लास्ट। दूसरे से पैटर्न बन रही है ना। सेकंड इज द लास्ट टर्म, थर्ड विल बी द सेकंड लास्ट, है ना? ऐसे पैटर्न बन रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूं, ये तो 0 ही है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि समेशन sin a plus b समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक साइन ऑफ आर एक्स कॉस ऑफ n माइनस r इंटू एक्स। ये लिख सकता हूँ क्या? अच्छा यही लिख रहा हूँ। ओके। अब मैं क्या कर दूंगा? सेम ही है। अब क्या कर दूंगा? अब मैं r को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? n माइनस r लिख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस, तो n माइनस आर एक्स हो जाएगा। मैं ये हाँ yes, n माइनस 1 प्लस 1 माइनस r, है ना? r को लिख रहा हूँ सिर्फ n माइनस r, इसको मत देखो आप। r को लिख रहा हूँ मैं n माइनस r, दिस इज नॉट देयर। r इज रिप्लेस विद n माइनस r। तो अब क्वेश्चन कन्वर्ट क्या हो गया? समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक साइन ऑफ n माइनस आर एक्स कॉस ऑफ n माइनस r। तो ये तो r x हो जाएगा। ये भी s था। तो ये क्या किया? हर को क्यों n लिख सकते हैं ना बेटा, हाँ। 6। नेक्स्ट दोनों को ऐड कर दो, 2s क्या हो जाएगा? समेशन साइन ऑफ आर एक्स कॉस ऑफ sin n of माइनस आर एक्स प्लस साइन ऑफ n माइनस आर एक्स कॉस ऑफ आर एक्स, है ना? sin a plus b ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ n माइनस आर प्लस आर एक्स। सर इसको अपन ऊपर से भी सोच ही सकते थे ना, फर्स्ट लास्ट टर्म सेकंड सेकंड लास्ट। यस, पर इसमें एक टर्म कम है इसलिए n तक ले जाना पड़ेगा आपको, और प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करना पड़ेगा। सर एक क्या आ डाउट जाएगा? है। एक सेकंड बेटा बताता हूँ, ठीक है ना? साइन एन एक्स आ गया आपका 2s के बराबर, तो s कितना आ जाएगा? ये है ना 1/2 साइन ऑफ nx हाँ सॉरी। तो अच्छा सेकंड एक स्टेप सेकंड, से एक सेकंड, क्या किया? साइन एन एक्स कितनी बार है? ध्यान से देखो, साइन एन एक्स कितनी बार है? n माइनस 2 n टाइम्स है। minus 2 times कितनी बार है? सर n minus 1 होगा ना? n minus 1 1 से times जा ही रहे ना। हैं n माइनस 1 तक जा Once रहे हैं, n माइनस 1 टाइम्स, है ना? कितनी बार है? हम्म ठीक है ना? तो साइन एन एक्स आ गया, ये साइन एन एक्स है। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया समेशन ऑफ साइन एन एक्स रिटर्न फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से लेके n minus 1 तो तक। r का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा।
साइन एन एक्स बाई 2 कितनी बार आ हाँ। जाएगा? n माइनस 1 टाइम्स। ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको। पर बस अब आगे नहीं होगा ये, क्या नहीं हुआ? देखो अपने को आगे और nx नहीं नहीं होगा। पता, नहीं, अरे तो क्या करेगा और आगे? सर वो सेकंड स्टेप से नहीं आया, मतलब वो r को n माइनस r कैसे लिखा? ये प्रॉपर्टी लिखवाई ना बेटा मैंने आपको अभी। आर को क्या लिख सकते हो आप? ये क्या होता है? सर पर अपर लिमिट उसमें का तो दो लोअर लिमिट। टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है ना, कहाँ पे है दो टर्म मल्टीप्लिकेशन बेटा? उस साइन ये और तो पूरा एक cos फंक्शन है ना, आप इसको एफ ऑफ आर मान लो ना, एफ आर लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एन माइनस आर। तो जहाँ जहाँ आर लिखा है वाई एन माइनस आर लिख दिया अभी हमने। देखो जहाँ आर था वाई एन माइनस आर लिखा, देख पा रहे हो ना आप? तो पर अंदर क्यों, तो साइन और cos को भी तो हमने r ही लिया है ना। क्या बोल रहे हो तुम भाई? आर वेरिएबल है ना, समेशन में आर की वैल्यूज अलग अलग पुट करते हैं अपन, तो समेशन में आर की जगह एन माइनस आर होगा ना बेटा। ठीक है, वेरिएबल आर है ना बेटा, आर ओके वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, फिर वो साइन में हो कि किसी में भी हो। ओके चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर एक मिनट रुको। जल्दी जल्दी लिखो, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पाई देखते हैं। प्रोडक्ट वाला। यस। सर आपकी वीडियो अटकी हुई है। एक सेकेंड, अब आ जाएगी। अब दिख रहा है स्क्रीन? यस। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ पाई, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना? तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, पाई ये लिखा है मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी ऐसे चलता हुआ जाएगा, ठीक है ना? तो अगर इसने ऐसे लिखा है पाई आर, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके एन तक, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3, ठीक है ना, एन तक, एन तो बोलेंगे एन फैक्टोरियल, हाँ ठीक है? जैसे इसने लिख दिया पाई आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक 2r प्लस 1, तो आर की अलग अलग वैल्यूज डालोगे आप। 1 डाल दिया तो हो जाएगा 3, फिर 2 डाल दिया तो हो जाएगा 5 7 एंड इट गोज ऑन। इज इट क्लियर? ये लिखने का तरीका है। नेक्स्ट, पाई ए बी का मतलब क्या है? जैसे पाई ए बी जो तो इसने कुछ लिखा ना है, हो तो 3 ही बार मल्टीप्लाई। हम साइक्लिक वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको। जैसे इसने क्या लिखा है, पाई ए बी का मतलब क्या है? जैसे हम ऐसे नहीं लिखते सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम टेकन टू, याद है 10th में लिखते थे? तो वो लिखने का तरीका है। तो जब भी मैं सम टेकन टू लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ पता है? समेशन ए बी लिखता हूँ। ये क्या बताता है? अगर 3 रूट्स है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखा जाएगा। आप समझे? ऐसे लिखा जाता था सम। फिर सम ऑफ 3 एट अ टाइम, तो वो कैसे लिखते थे? ए बी सी बी सी डी ABC प्लस बी BC। सी डी, है ना? ए बी डी, याद आ रहा है आपको? ऐसे लिखते थे सम टेकन 3। ओके, तो ऐसे ही प्रोडक्ट अगर 2 का लिया गया मतलब दो दो की सारी पेयर का प्रोडक्ट है, ए बी बी सी ए सी। तो ओके, पहला वाला पाई एबीसी वो क्या हुआ मतलब? ये लिखा ना ऊपर मैंने, सम ए का तो मतलब यहाँ क्या पे होता है? एबीसी ए मतलब प्लस है बी क्या प्लस सी। वो? अरे 3 नंबर्स के लिए लिखा है यार, और कुछ नहीं है, 3 नंबर्स है। अच्छा, पाई ए का 3 मतलब है, नंबर्स है। हाँ यस 3 नंबर्स एट अ टाइम। वैसे पाई ए भी लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट अ टाइम, तो 2 फिर 2 फिर 2 का प्रोडक्ट। कैसे नोटेशन है ये, यूजुअली हमको क्वेश्चंस में कभी दिख सकता है। जैसे दिखता है ना सम ऑफ द रूट्स, सम टेकन 2, सम टेकन 3। इसका मतलब क्या होता है? अगर 3 रूट्स है तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, 4 रूट्स है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट चलो अब ये देखो, पाई एफ आर जी आर मल्टीप्लीकेशन में,
तो डेफिनेटली इनको हम प्रोडक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, पाई दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, उसका बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। जब इसको हम खोलेंगे तो कैसा खुलेगा, F1 G1 इंटू F2 G2 इंटू F3 G3, ऐसे ही खुलेगा ना। तो जब मैं अगर चाहूँ तो F1 F2 F3 को अलग अलग लिख दूँ तो पाई F1 हो जाएगा, पाई FR हो जाएगा इंटू पाई GR हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, समेशन जो एडिशन है अंदर वो कभी भी पाई ब्रेक नहीं कर पाता। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको अगर थोड़ा सा लिखना चाहूँ मैं तो कैसे लिखा जाएगा, F1 प्लस G1 इंटू F2 प्लस G2 इंटू F3 प्लस G3। दिस इज नॉट एट ऑल इक्वल इन टू पहले को पाई दिया फिर दूसरे को पाई दिया, अलग हो गलत हो जाएगा ना। F1 F2 F3 सबका प्रोडक्ट हुआ प्लस G1 G2 G3, ये दोनों बराबर थोड़ी ना है ना। नेक्स्ट, ऊपर वाला करेक्ट हुआ ना, दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। करेक्ट और गलत की बात नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट, R इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k लिखा हुआ है, मतलब k कितनी बार लिखा होगा, k इज रिटन n टाइम्स। उसको मैं k की पावर n ट्रीट करता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब होता क्या है, कहीं k लिखा है और कहीं f ऑफ r लिखा है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कैसे खुलेगा, k टाइम्स f1 k टाइम f2 k टाइम्स f3 goes on till k टाइम्स f of n। तो इसमें से सब में से k अलग से निकाला जा सकता है, तो k की पावर n बाहर निकलेगा। इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स fn या fr, तो वही हमने लिखा है। k प्रोडक्ट से बाहर आ सकता है पर k की पावर n बाहर आएगा। जैसे k समेशन के बाहर आता है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, लेकिन प्रोडक्ट के बाहर जब भी आएगा तो k की पावर n बाहर है। इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समेशन और पाई के बारे में अंडरस्टैंड कर लो, ये होता क्या है, बोलते क्या है, कैसे बाहर निकले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत काम आएगा, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एक टर्म को देखो होता क्या है, व्हाई डू वी गो फॉर दीज मेथड्स, हम समेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें a प्लस बी माइनस आर की प्रॉपर्टी लग गई और वो कट आउट हो गया, तो हमें हर टर्म लिखना नहीं पड़ा ना। ठीक है, हर टर्म नहीं लिखना पड़ा। और सर इसमें एप्लीकेबल है वो, नहीं बेटा, समेशन में ही एप्लीकेबल है। a प्लस बी माइनस आर, summation of f of r is summation of f of a plus b minus r, that is only applicable in summation। okay, चलिए, क्यों Yes, एप्लीकेबल है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमने जब ओपन किया तो ऐसे बना। दूसरी वाली स्लाइड, हाँ बेटा, हाँ सर। ठीक है मोहम्मद, उसमें चाहो तो आप लिख सकते हो लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं होगी। जैसे वो लास्ट केस में हमने लिखा था ना, यहाँ पे ये वाला f ऑफ r को a प्लस बी माइनस आर लिखा था, इसमें यहाँ पे भले समेशन Yes, लिखा है, यहाँ पे अगर मैं इसको पाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, तो लिखा तो जाएगा सेम ही, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा मान लो f ऑफ a, फिर लिखा f ऑफ a प्लस 1, फिर f ऑफ a प्लस 2 लिखा गया, लिखने का तरीका ही है, और ये भी सारे वही टर्म्स दे रहा था, f ऑफ b यहाँ पे एंड हो रहा था, फिर f ऑफ b माइनस ऑफ 1, f ऑफ a, फिर सम करो प्रोडक्ट करो, बात एक ही है, क्योंकि टर्म्स सेम आ रही है। लेकिन ये हेल्पफुल नहीं होता इतना, देयर इज नो यूज ऑफ इट, कोई हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि टर्म्स तो सेम ही लिखी गई। तो इसको डिवाइड करके इक्वल टू 1 नहीं कर सकते? क्या मतलब? इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा ना, अब ये और ये दोनों 1 होगा, वैसा इसको निकालना है, मान लो ये पाई को निकालना है, इसको मैंने नाम दे दिया p, आप बोल रहे हो सर ये भी p है और ये भी p है, तो p बाय p तो 1 ही होगा ना, p निकालना है मेरे बेटे। अच्छा, रेडी, चले आगे, चले क्या,
यार एक मिनट, वो सर अगर ऐसे 7 कुछ देखा तो बस कॉपी करने का। सीक्वेंस सीरीज बन रही हो सीरीज में हमेशा मल्टीप्लिकेशन सम से के बारे दोनों में के डिस्कस टर्म। होगा बेटा, मैं इसीलिए बताऊँ सीरीज में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अरे सॉरी सर, सीक्वेंस। प्रोडक्ट में कहीं मदद नहीं होगी, ठीक है ना। बट स्टिल एनी डे एनी टाइम देयर इज अ मैनिपुलेशन, आपको याद होगा एफ ऑफ आर को मैं हमेशा लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, तो बोथ ऑफ देम आर सेम व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम समेशन हो या पाई हो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर इज इक्वल टू ए टू बी। सर ये वाली प्रॉपर्टी पाई वाले में नहीं एप्लीकेबल है। पाई वाले में है लेकिन कोई काम नहीं है उसका। चले चलो आ जाओ अभी फटाफट आ जाओ। पाई को इवैल्यूएट करने के लिए यूजुअली हम फैक्टोरियल नोटेशन का मदद लेते हैं, ठीक है ना, चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, नाउ फर्दर कम टू दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। A sequence is called AP if the difference between any two consecutive terms is constant. AP का मतलब क्या है? कोई भी दो consecutive term के बीच का difference अगर हम लेंगे एक order में जाने के बाद, जैसे मतलब अगर हम आगे ही बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सेकेंड थर्ड का कांस्टेंट, थर्ड फोर्थ का कांस्टेंट, फोर्थ फिफ्थ का कांस्टेंट। तो जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिए जाएं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। सो इफ आई एम सेइंग A1 A2 A3 से लेके AN आर इन AP, तो मैं बोल सकता हूँ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड इट गोज ऑन। और उसको हमने नाम दे दिया कांस्टेंट को D, विच इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये सारा आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है ना, AP आपने 10th में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, तो सिमिलरली मैं A2 को क्या बोल सकता हूँ A1 प्लस D, A3 को क्या बोल सकता हूँ, देखो कैसे बोला, यहाँ से मैंने बोला A1 को उधर ले जाओ आप, तो A2 हो जाएगा A1 प्लस D। नेक्स्ट A3 हो जाएगा A2 प्लस D। ओके, A4 हो जाएगा A3 प्लस D। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, हर एक टर्म में D ऐड कर दिया। तो हम यहाँ से जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जनरली इफ आई वांट टू राइट क्या लिखा जाएगा, तो इफ द फर्स्ट टर्म इज आल्सो गिवन अ नेम, अगर फर्स्ट टर्म को हमने नाम A दे दिया और हर एक टर्म में D ऐड कर दिया तो होगा क्या, फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म A प्लस D हो जाएगा, थर्ड टर्म में और D ऐड किया तो A प्लस 2D हो जाएगा, फोर्थ टर्म में और D ऐड कर दिया तो A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, D ऐड करते जा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग D। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो आइडेंटिफाई क्या हुआ, फोर्थ टर्म था तो D के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हुआ वो एक कम हुआ। यहाँ से हमने nth टर्म निकाल लिया कि भाई nth टर्म AP का क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नोट की बात करते हैं। नाउ इफ द एंड टर्म्स इज आस्क्ड, ठीक है ना, इफ nth टर्म इज आस्क्ड फ्रॉम द एंड, अगर एंड से nth टर्म की बात कर रहा है वो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीरीज को रिवर्स कर देना है और जो नई एपी आएगी उसका nth टर्म निकाल लेना। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 2, फिर उसने दे दिया 7, 12, 22 एंड इट गोज ऑन टिल 202, बोला फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालो, फिफ्थ फ्रॉम एंड, तो सीरीज को उल्टा करके लिख देना है, 202, 197, 192, फिफ्थ टर्म निकाल लोगे। इज इट क्लियर। सो ये टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, नोट 5। इफ 3 टर्म्स यू हैव टू एज्यूम इन एपी, कभी भी अगर आपको 3 टर्म्स एपी में एज्यूम करनी है तो आप क्या बोल सकते हो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी का एजम्पशन हम यूजुअली करते हैं। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन वी एज्यूम टर्म्स एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। उसी तरीके से इफ देयर आर 4 टर्म्स इन एन एपी, अगर आपसे 4 टर्म बोले गए एपी में एज्यूम करने के लिए तो आप कैसे एज्यूम करते हो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का है। किसी को भी समझने में दिक्कत आ रही है क्या, इजी, ये हम सब 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर d पॉजिटिव होता है तो एक इंक्रीजिंग एपी कहलाती है, अगर d इक्वल टू 0 होता है तो कांस्टेंट एपी कहलाती है, और अगर d लेस देन 0 होता है तो ये डिक्रीजिंग एपी कहलाती है। नोट कर लो इसको। तो बहुत बार क्या होता है, कांस्टेंट एपी दिया हुआ है तो कांस्टेंट एपी मतलब हर एक टर्म कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग एपी मतलब d नेगेटिव है।
इंक्रीजिंग एपी मतलब डी पॉजिटिव। तो ये बहुत बार ऑप्शंस में दिखता है। आपने सीरीज सॉल्व किया, आइडेंटिफाई किया, तो आपको ऑप्शन दिया कि इट्स, अब सीरीज में क्या वो ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये भाई इट्स एन एपी विच इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। वो जस्टिफिकेशन देने के लिए हमें डी के बारे में बताना होता है। ओके सर बस तो बेटा, सर सीक्वेंस में सेम चीज भी हो सकती है, मतलब एक ही चीज बात है समझा नहीं मतलब। सर, क्योंकि अगर डी एपी एक सीक्वेंस है और डी इज इक्वल टू 0, यानी तो सेम टर्म बार बार लिखा है, मतलब कुछ बढ़ या कम रहा है, तो Okay. एक ही टर्म है ना सर पूरी सीक्वेंस। तो मतलब जैसे सर 2 2 2 2, तो वो पूछ रहा हूँ। तो वो कांस्टेंट एपी कहलाएगी, ठीक है। ओके मतलब सीक्वेंस में सेम चीज बार बार हो सकती है। हो सकती है ना, सेट ऑफ नंबर्स है। अच्छा इसमें एक चीज और भी लिख दो, ये तो सारे रियल के बारे में बात हो गई। इमेजिनरी एपी भी होती है, ठीक है ना, जिसका डी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है तो वो एक इमेजिनरी एपी कहलाएगी। सर ठीक है ना। हाँ बेटा, सर वो हमने किया था ना वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो उसमें अगर 50 टर्म्स हो और अगर हमें स्टार्टिंग से निकालना हो तो वो फिर 46 45th टर्म होगा कि 46? 46 ठीक है ना। m लास्ट टर्म होता है ना, जैसे n माइनस जितना बोला प्लस 1 कर दिया, ठीक है ना। rth टर्म फ्रॉम एंड बोला तो n माइनस r प्लस 1। ओके ठीक है। इमेजिनरी पे भी पढ़ेंगे सर? उसके सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो नॉर्मल एपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही लगेंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 7th पॉइंट ले लेते हैं। देखो अब होता क्या है, nth टर्म को लिखने का तरीका थोड़ा हमने चेंज कर लिया। क्या किया हमने, nth टर्म को जैसे a प्लस एन माइनस 1 डी लिखते थे, अब मैंने इसको ओपन कर दिया तो हो गया a प्लस एन डी माइनस डी। तब मैंने एन डी को आगे रखा और a माइनस डी को क्लब कर दिया। तो इससे हुआ क्या, वी केम टू नो दैट भाई nth टर्म लिखा हुआ है एन डी प्लस ए माइनस डी, तो ये एक लीनियर इक्वेशन एन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन एन। तो हमें क्या पता चला, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज लीनियर इक्वेशन इन एन whose common difference is coefficient of n। n का जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्टली उसका कॉमन डिफरेंस आप बोल सकते हो। इज इट क्लियर। तो ये कहाँ पे मदद करता है, तो यहाँ पे मदद करता है। अगर an दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि भाई 4 जो है वो कॉमन डिफरेंस है एपी का। और फर्स्ट टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 9 एपी बता दोगे आप 9 13 17 100 को। ओके यस। तो हम इसको देख के nth टर्म को देख के बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा। ओके यस सर। नाउ शो दैट दिस इज नॉट एन एपी। अब आप क्या बोल सकते हो, दो तरीके बताने के, देयर इज टू वे ऑफ गिविंग द सर जस्टिफिकेशन। क्वाड्रेटिक है, ठीक है, nth टर्म एपी का होता है लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली एपी नहीं है। दूसरा आप टर्म्स निकाल के बता दो भाई a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है एंड इट गोज ऑन। ठीक है, इज इट क्लियर। यस सर। ओके चलिए तो लेट्स फॉर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल n होता है। n में है ना इक्वेशन बेटा, nth टर्म, तो n एक वेरिएबल है ना, ठीक है ना। तो उस इक्वेशन में जो बदलेगी चीज वो क्या बदलेगी, n बदलेगा, है ना। यस। नेक्स्ट चलो, now show that the sequence log a log of a square by b log of a cube by b square and this goes on forms an AP। सर ये क्या हुआ सर, 1 मिनट फ्रीज हो गया था सर मेरा। बट आपको मतलब- बताना है कि AP बना रहा है। अच्छा बता मतलब ये सकते हो क्वेश्चन AP नहीं बना दिया है? सर खाली। हाँ सर, ये log a माइनस log b कॉमन डिफरेंस। देखो ये फर्स्ट log a है, फर्स्ट log a लिखा है। सर एक सेकंड अभी आया मेरा क्वेश्चन। ये सिद्धू करो चलो, 2 log a plus b
नेक्स्ट सॉरी 2 log a minus b, माइनस नेक्स्ट 3 log a minus 2 log b एंड इट गोज ऑन, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो क्या जाएगा, log of a by b. माइनस log ऑफ b, है ना, log a by b। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या जाएगा, अगेन log a माइनस log b, log ऑफ a by b। यस, इज इट क्लियर? तो कोई अगर बोलता है मान लो तक बताना होगा, बस खत्म। 2 बेटा 3 टर्म्स काफी होते हैं किसी भी सीरीज को जस्टिफिकेशन देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सर पर ऐसा हो सकता है ना, पहले 3 सही लिखे और फिर चौथे से गलत। क्यों? मैंने पहले ही 3 ले लिए तो मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं, बना ऐसा कुछ सकते भी नहीं हैं। होगा। पहले 3 ही हमें फिर काफी AP है का जानकारी कैसे देने होगा? के लिए कि वो एपी है या जीपी है या एचपी है। जो भी जानकारी हमें देनी है हम 3 टर्म से दे सकते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स किसी भी सीरीज को देने के लिए 3 टर्म्स देना नेसेसरी है। भाई 1 के बाद 5 आया तो वो तो इंटू 5 करके भी आ सकता है, +4 करके भी आ सकता है। थर्ड टर्म आएगा तो फिक्स हो जाएगा कि 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, या 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 25 है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यस आ जाओ नेक्स्ट। अगर 10th टर्म बोला निकालने के लिए, 10th टर्म निकाल सकते हो आप। 10 log a minus 9 log b। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, 10 log a माइनस 9 log b। पहचान सकते हो आप। देखो फर्स्ट टर्म में 1 log a है, दूसरे में फर्स्ट टर्म में 1 log a है, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में 2 log a है और 1 log b है। थर्ड टर्म में 3 log a है, तो 10th टर्म में 10 log a होगा। और एक माइनस, एक कम है माइनस में b के साथ। ठीक है ना, चलिए फर्दर लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। Let's take next question. Show that log a, log ab, log ab square, and this is the terms of AP. Find the nth term. ठीक है ना, इसको ऐसे कंप्लीट कर लो। इजी कर लोगे मेरे हिसाब से ना इसको तो। यस ठीक है ना, R in AP. सर सेम ही है सर ना, log a log a plus log plus b। n log log b। log a b n minus 1 क्या ऐड हो रहा है, log b ऐड हो log रहा b log b तो log a है। plus log a n plus log b, n minus 1 log n b। minus 1 log b, तो 9, अच्छा n minus 1 है, n minus 1 log b, तो log a b की पावर n minus 1 हो जाएगा, है ना। yes नेक्स्ट, ठीक है, ये तो आसान है, 10th टर्म सीक्वेंस का बताना है। ये क्वेश्चन है लो, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये तो सर लास्ट ईयर ओसवाल सर ये लास्ट ईयर भी था। जल्दी जल्दी कर लो। इसमें तो अभी भी कंफ्यूजन है एक। अभी भी कंफ्यूजन है। तो मतलब ये एक कौन सा टर्म वो 0 से कम लेते हैं, वो उसमें वो n+1 n-1 कुछ होता था, वही डाउट है। याद नहीं रखना मम्मा, तुम मेमोरी के ऊपर सर जाते हो, याद नहीं रख रहा हूँ सर, वो डाउट था अभी इसीलिए देखो। याद आया था। मान लो nth टर्म है जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा उसका, है ना। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, -3/4, है ना। -3/4। तो भाई nth टर्म क्या हो जाएगा, a n-1 d कितना होगा, -3/4 होगा। अब nth टर्म नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। 20 -3/4 टाइम्स n-1 लेस देन 0। एलसीएम ले लिया, 80 -3n + 3 लेस देन 0। तो 3n जो होगा वो 83 से बड़ा होना चाहिए, n 83/3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो n का वैल्यू 28 होना चाहिए। 28 हाँ सर यही डाउट है, इसमें 27 लेते या 28 बस। हाँ सर ये 28 आप क्यों खुद लिया? बता सकते हो ना, आप खुद बता सकते हो। 83/3 से n वैल्यू बड़ा होना चाहिए, n नेचुरल नंबर है। हाँ उससे 28 कम आएगा, लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 28 आ जाएगा ना। 28 फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा।
तो 28 ले लेंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव कौन सा टर्म होगा? 28th टर्म। सर एक सेकंड रुको, नोट कर लो इसको। इजी ना, अभी तो रिवीजन ही कर रहे। देखो ये सब जो हम चीजें कर रहे हैं ये आपका यस प्रॉब्ली 10th में आपने पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है ना? ओके यस सर एक सेकंड। चलो ले लो इसको, फटाफट आ जाओ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी? ये सद्यंश, द फोर्थ which प्योरली term of the रियल sequence is purely real and purely imaginary? Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी देखो 8th टर्म पहले तो nth टर्म निकालो आप। देखो नहीं क्या करना 9th है, टर्म 9th करेंगे Ninth, कैसे? ninth, हाँ. कैसे करेंगे देखो, पहले तो nth टर्म निकालो। उसके लिए आइडेंटिफाई करो, 8 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? माइनस ऑफ Minus 1 minus 2 iota. प्लस 2 1 आयोटा, माइनस Plus 2 iota, हाँ. माइनस plus 1 प्लस 2 आयोटा, है ना? nth हाँ टर्म क्या होगा? a 8 माइनस 6 आयोटा प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा? माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। सही है? तो ये 8 माइनस 6 आयोटा माइनस ऑफ n टाइम्स, देखो ये आ जाएगा माइनस n माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 टाइम्स आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना? किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 8 माइनस n प्लस 1, ओके, माइनस 6 आयोटा प्लस 2n minus 2 iota. So we came to know that the nth term of the sequence is 9 minus n times 9 minus n times 1 माइनस अगर देखें तो ये बन रहा है 2n minus 8 प्लस 2n minus 8 टाइम्स आयोटा। इज इट क्लियर? nth टर्म लिखा गया। अब ये nth टर्म बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि nth टर्म आपका प्योरली रियल होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो। 2n minus 8 कब 0 होगा? जब n की वैल्यू 4 होगी। सही है? उसी तरीके से प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट 0 होगा। तो 9 माइनस n 0 होगा, इनका वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है? ये तो एक बहुत सिंपल सेकंड क्वेश्चन रुको। था, इसको देख के अपन बता सकते थे 8 के बाद 7, 7 के बाद 6। लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आना और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जब जब 0 होगा उसको 0 कर देना आप। ओके, सर एक सेकंड। लिखो। सर मतलब वो मतलब वो nth टर्म की इक्वेशन है, उसके बाद क्या करना है? मतलब प्योरली रियल के रियल लिए मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ना बेटा, हाँ इसको 0 अच्छा से ऐसे ही कर दिया। करना। ओके, चलें आगे। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट्स टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ mth term of the sequence AP, if mth term of an AP is 1 by n and nth term of AP is 1 by m, find mnth term. लास्ट ईयर मॉड्यूल का है ना? आईडी सारे आरडी में आईडी में भी था। मॉड्यूल में किया। चलो ये जल्दी कर लो। mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m, find mnth term.
हुसैन को सब समझ आ रहा है? हुसैन यस सर। अर्श को सब समझ आ रहा है? अर्श यस सर। अर्श इजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है? अर्श सर दोनों नहीं बोल सकते, मीडियम ही लगता है सर। मीडियम लग रहा है। ये तो 10th में किया हुआ है ना अपन ने। हाँ सर 10th का ही है ना, ज्यादा ऐसा लग रहा है 10th से। हेत को कैसा लग रहा है? हेत सर 1 1 आ रहा है। लेट्स सॉल्व इट। Yes. कैसे करेंगे इसको? चलो सॉल्व कर लेते हैं। mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n 1/n। तो mth टर्म एपी का ले लेते हैं। तो tm हो जाएगा a plus m minus 1d 1/n। nth टर्म हो जाएगा tn is equals to a plus n minus 1d 1/m। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो m minus 1 minus n plus 1 into d 1/n minus 1/m। ये हो जाएगा m minus n by mn। d आ जाएगा 1/mn। ये तो कट जाएगा। d 1/mn आ गया तो क्या बन गया? a plus m minus 1d 1/n वाले एक्सप्रेशन में लिख देंगे a plus m minus 1 into d is 1/mn 1/m। इफ यू सॉल्व a आ जाएगा 1/mn यहाँ से, है ना? क्योंकि ये m टाइम्स वाला पार्ट तो कट जाएगा कांस्टेंट जब खुलेगा इसके साथ। तो a भी 1/mn d भी 1/mn। तो mnth टर्म क्या जाएगा? 1/mn प्लस mn माइनस 1 1/mn। तो ये आ जाएगा 1। इजी। यस चलो यस सर। ठीक है ना। Yes, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस। सर 1 सेकंड पीछे करो, जस्ट 1 सेकंड। चला गया, फिर से लिखना पड़ेगा पूरा मेरे को। सर तो छोड़ो। सिद्धार्थ कोई डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट थोड़ी है। मतलब वो मैं उधर मतलब ए का वैल्यू निकाला, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज दो सर। सॉल्व। ठीक है भेज देना सिद्धार्थ, ना भेज ना चलेगा, कर लूंगा ना सर, कर लूंगा। ओके चलो अब इधर देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इफ pth qth and rth टर्म्स ऑफ एन एपी आर, इफ pth qth rth टर्म्स ऑफ एन एपी are ABC respectively, then A into Q minus R, B into R minus P plus C into P minus Q is equal to how much? इक्वल टू 0। ठीक है ना? फटाफट बता दो कितना होगा। सर ये बहुत लंबा है कैल्क, मतलब बहुत सारा वो करना पड़ेगा सर। नहीं लिखेगा तो चलेगा सर? ये क्वेश्चन तो याद है पर मतलब लिखना पड़ेगा। लिखो सर इस घंटा लाता है सर, बहुत सारा। हाँ सर ये कितनी बार कर लोगे? होमवर्क में कर लोगे इसको? हाँ सर यस सर फिर सॉल्यूशन डाल देंगे ग्रुप पे। ठीक है। डाउट तो तो डालना नहीं। हाँ ऐसे क्यों? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लेट्स टेक दिस। ये क्वेश्चन ही लिखो। चलो ये क्वेश्चन लिखो। ये ले लेते हैं हम। लिख लिया क्वेश्चन। Find the number of terms common to both the APs. Find the number of terms common to both the APs. दोनों APs के जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है आपको बताना है। एक AP दी हुई है 3, 7, 11 अप टू 407 एंड दूसरी दी हुई है 2, 9, 16 goes on till 709।
तो मतलब दोनों के टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है 102। क्या तो करना क्या है मतलब करना क्या है इसमें मतलब दोनों के करना टर्म तो क्वेश्चन सेम लिखना ही है है 102। क्वेश्चन लिखना है पहला स्टेप। स्टेप 2 दोनों में कॉमन टर्म्स निकालनी है सिद्धार्थ। सिम कॉमन दोनों में कौन सी सर टर्म 13 कॉमन अच्छा ओके नहीं हसन गलत है तो वो कैसे होगी हाँ गलत। हाँ जब क्या बोला 13 गलत होता तो पहले 3 गलत में नंबर में ही बोलने आ को जाता। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्या रहा है 13 अरे 13 मतलब 2 9 60 तो 13 उधर ही आ जाता ना, ऐसा बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स 13 अच्छा नहीं नंबर ऑफ टर्म्स बोल नो रहा हूँ। एनो मोहम्मद लगाओ ना दिमाग क्या कर रहे हो सपने क्यों देख रहे हो हाथ जल्दी जल्दी लगाओ। सपने नहीं सोच ही रहा हूँ क्या करूँ। चलो देखते हैं लेट्स सी कैसे सब करेंगे। नंबर ऑफ टर्म कॉमन कैसे आएगा देखो देखो मैं अप्रोच बताता हूँ व्हाट वी कैन डू इज इसमें मुझे पहले पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी टर्म्स है सीक्वेंस में सीरीज में 102 टर्म्स है 102 दोनों में इसमें कितनी टर्म्स दी हुई है 102 102 है दोनों में। अब 4/3 आ रहा है n, 4/3 तो सर एक ही टर्म कॉमन है क्या? यस बेटा आदम यस यस बेटा सर आदम यहाँ पे लाइट गई है तो थोड़ी देर वीडियो बंद रखूं। हाँ हाँ बेटा यस देखो सिद्धू तुम्हारे यहाँ लाइट है इधर देखो भी तुम दोनों सर एपी में 100 मैं इंटू वही 102 देख टर्म्स रहा है। था मुझे मालूम है। अब देखो 102 टर्म्स है दोनों एपी के अंदर ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कॉमन टर्म्स निकालना है। तो पहले मैं ऐसा सोचता हूँ मान लो जो इसका पीएथ टर्म होगा वो इसके क्यूएथ टर्म के बराबर कर देता हूँ मैं है ना। इसका पीएथ टर्म इसकी क्यूएथ टर्म के अच्छा बराबर करता हूँ। अगर इसका पीएथ टर्म की बात करूँ तो हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1d वो इसकी क्यूएथ टर्म के बराबर होगा तो a1 d1 है और ये सीरीज a2 प्लस q माइनस 1 टाइम्स d2 हो जाएगी। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म है 3 प्लस p माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इज 4 इसका फर्स्ट टर्म है 2 q माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इज 7 तो क्या पी क्यू में रिलेशन आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। लेट्स सी क्या आ जाएगा 3 प्लस सर 4p माइनस 4 2 प्लस 7q माइनस 7 तो 4p माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 7q माइनस 5 आ गया ठीक है ना। एक सेकंड देखो चलो 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 7q माइनस 5 आ गया। देखो करते कैसे है ना हम दोनों के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ सो व्हाट डू आई कम टू नो 4p माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7q है तो 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 7q है। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया मेरे पास। अब दोनों p 7 और q इंटीग्रल वैल्यूज है बेटा ध्यान समझना आप। तो p प्लस 1/7 इज q/4 होगा। तो q एक ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है p एक ऐसा नंबर है जो 7 का प्लस 1 फॉर्म है ना। 7 माइनस 1 मतलब 7 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका 6 रिमाइंडर आता है तभी 6 रिमाइंडर प्लस 1 7 हो जाएगा और 7/7 हाँ इसीलिए +1। गॉट माय पॉइंट। अच्छा क्या भाई ये आपने ऐसे फॉर्म में क्यों किया ताकि हम p और q की वैल्यूज बता सके ना कौन सी मैच कर जाएंगी दोनों में। इज इट क्लियर। तो p प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू q/4 है। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला जो p होगा मेरा वो किस फॉर्म में होगा 6 7n minus 1 7 6 plus के 1 फॉर्म में 7n प्लस 6 के फॉर्म में बेटा 7n+6 और q हाँ दोनों सेम ही अच्छा हुआ ना सर हाँ वो नहीं पर यूक्लिड -1 नहीं लिखते अपन। यूक्लिड बुरा मान जाएगा। ठीक है ना 7n प्लस 6 के फॉर्म में और q किसके फॉर्म में लिखते हैं 4n 4q 4 मतलब 4 n भी बन गया 4 के फॉर्म में ना 4 के मल्टीपल 4m के फॉर्म में लिख सकते हो आप यस और नो। तो क्या आप 4n वैल्यूज निकाल सकते हो दोनों में क्या क्या हो सकती है।
फायदा क्या हुआ? अरे खिलाड़ी तो पढ़ा के कोई मतलब नहीं, फिर इतना सिखा देने कोई मतलब नहीं। अरे 4n 7 करो प्लस ना सर, 6 के 4n। मल्टीपल है, 7n+6 के मल्टीपल है, ये 102 से छोटे होने चाहिए ना। 7n+6 जो नंबर्स बनेंगे वो सारे 102 से छोटे होने चाहिए। यस हाँ हाँ तो n की वैल्यू क्या आ गई? 7n should be less than 106, सॉरी 96। तो n क्या हो जाएगा? 96/7 हो जाएगा। अच्छा यस और नो? तो इससे तो 12 आ रहा है। n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम? 13 n कितना 13 आ आ रहा रहा है, है? हाँ। कितना आ रहा है? लिखो n लेस देन आपका आ रहा है 96/7, दैट इज कमिंग आउट टू बी 13, है ना? पॉइंट समथिंग 13.5 या 6 जो भी है मान लो। तो n की वैल्यू कितनी? 13 तक। तो 13 तक जा सकता है। शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से। तो उसमें n क्या 0 रहा होगा? 0 क्या रहा होगा? अच्छा तो उसको भी गिनना 0 रहा है, होगा इसीलिए डेफिनेटली, 14। है ना? हम्म तो 0 1 2 3 से लेके 13 तक तो कितने नंबर आ गए? 14 नंबर्स आ गए। सर 0 से क्यों? ठीक है, या अगर मोहम्मद तुमको ऐसे लेना है तो आप ऐसा भी ले सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे 7n-1 का फॉर्म। हाँ तो इससे 1 से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, 7n-1 का सर फॉर्म। इसका कोई हाँ और n मेथड? 0 भी चलेगा। हाँ सर मैंने बताया मैंने कैसे किया। तुमने दोनों में टर्म पहले ढूंढ ली पर कौन? n 0 क्यों? हाँ और फिर हाँ 28 ऐड करते जाना बस। बस दोनों का पीपी LCM बनेगी निकाल डायरेक्ट। दिया। हाँ अच्छा देखो वो दूसरी मेथड है। और 407 से छोटे करना है बस। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो, जो इन दोनों के बीच में हम देखें तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। ठीक है, एक का कॉमन डिफरेंस है 4, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हम्म देखो पहली एपी का डिफरेंस 4 है, दूसरी का 7 है, तो इन दोनों का जो कॉमन टर्म्स होगा उसका डिफरेंस होगा 28, व्हिच इज एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका और इसका पहला टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा। ओके, पहला कॉमन टर्म आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर फर्स्ट टर्म किसको लेंगे? 3 को कि 2 को? किसका निकालना फर्स्ट? पड़ेगा बस। फर्स्ट कॉमन बेटा, कॉमन, फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट कॉमन। इन दोनों के बीच में टर्म्स लिखते जाएंगे, ट्रायल एरर से फर्स्ट कॉमन टर्म सपा निकाल। ये तो इतने के लिए है ना, मान लो 10-15 हजार नंबर। अरे मेरे बेटे मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो तुम। 10-15 हजार नंबर की बात नहीं हो रही है। इसको करने का तरीका क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन टर्म कौन सा होगा, तो फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस दोनों का एलसीएम बना के आगे आगे बढ़ते गए आप। ठीक है, एक सेकेंड। अब मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? यस। अटक रही है। थोड़ी कट गई। रुको अब एक और कोशिश करके देखते हैं। आई थिंक अब आ जाएगी क्लियर, है ना? आप देख लो, ठीक है ना? यस ओके ओके। सब वो कैसे पता चला कि p+1 7 का मल्टीपल ही होगा? बेटा ये देखो ना, ये इंटीजर आने चाहिए ना। दिस इज इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। हाँ हाँ ये इंटीजर होगा ना, पी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना? यस। चलिए तो इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना? दो मेथड्स है, या तो आप पहली एपी और दूसरी एपी के फर्स्ट कॉमन टर्म्स को निकालो, पहला कॉमन टर्म दोनों के बीच में, और फिर आप दोनों के एलसीएम को ऐड करते चले जाओ आगे, ठीक है? या मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लो। यहाँ से जो आप सॉल्विंग करोगे ना, क्यू वाले टर्म से आप जो सॉल्विंग करोगे, एक तो ये सॉल्विंग आपने कर लिया तो आपके पास n आ गया। दूसरा 4m से भी करना पड़ेगा ना, 4m इज लेस देन 102, तो m का वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगा आपके पास वो थोड़ा बड़ा आएगा, दैट विल बी अ बिगर वैल्यू। ठीक है सर एक डाउट है,
सर 7n + 6 में क्यों 0 इंक्लूड करते हो और n मतलब और n-1 में क्यों 0 इंक्लूड नहीं करते? ये क्या है? ये नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, pth टर्म। तो अगर n की जगह 0 इंक्लूड करूंगा तो 6th टर्म आ जाएगा ना बेटा, तो छठा टर्म दोनों के बीच में कॉमन है पहला। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया। समझ गए? और उसमें n को 0 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा तो वही। हाँ, लेकिन 7n - 1 में आप n की जगह 1 रख सकते हो, तब भी छठा आएगा। समझ गए आप? यस ठीक है, इसीलिए तो यहाँ से मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं, हमें ट्रायल एंड एरर पे वेट नहीं करना पड़ेगा, या हमें पहला टर्म ढूंढने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, काफी ज्यादा टाइम दे दिया, इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट था भी नहीं। ठीक है ना, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम हम लोग